हेलो बच्चों। जो टॉपिक आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हालांकि अभी तक जो अपन पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी चीजें आपकी बेसिक नॉलेज को भी बढ़ाती जा रही हैं, और फिजिक्स कुछ ऐसी ही चीजें बच्चों जो आपकी बेसिक नॉलेज को हमेशा इम्प्रूव करते रहती है। ठीक है, तो आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो ग्राफ है। ग्राफ किसके लिए? तो अपन ने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, क्या? किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये डिस्कस किया था। और अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ ऐसा फॉर्मूला लिखा था वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का, क्या बच्चों? बी रिजल्टेंट बराबर म्यू नॉट एन आई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड टू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और इसकी घात है 3/2। ऐसा ही है कुछ। तो आप थोड़ा ये समझिए बच्चों, यहाँ पे वैसे मैंने एन फेरो वाली कुंडली ली है इसलिए कैपिटल एन आ रहा है वहां। तो जब हम ये पढ़ते हैं, अगर सारी चीजों को नियत माने, किस किस को? म्यू नॉट और 2 तो वैसे भी नियत ही है, फेरो की संख्या नियत रखें, प्रवाहित धारा को नियत रखें और कुंडली की त्रिज्या को नियत रखें। तो यह चुंबकीय क्षेत्र जो है वो निर्भर करेगा केंद्र बिंदु से अक्षीय दूरी पर, क्योंकि अक्षीय दूरी x है जो कि केंद्र से नापी जाती है। ऐसा ही है, ये आपको पता है। ठीक, अब आपको ये भी पता है चूंकि ये हर में आ रहा है तो जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए, अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, थोड़ा समझिएगा इस चीज को। यहाँ पर ये B चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए, यहाँ पर x बराबर 0 है। x बराबर अगर 0 होगा तो कौन सी कंडीशन थी अपन ने रखा था? केंद्र वाली कंडीशन थी। तो ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। x बराबर 0 मतलब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो सर्वाधिक था नहीं था? ठीक है, तो सर्वाधिक कितना? तो हमें पता है कि बी एट सेंटर कितना होता है बच्चों? म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2r, और ये सर्वाधिक है, ये मैक्सिमम है। ठीक, तो हमने बोला कि ये यहां पर है। ठीक है, यहां पर मान लिया अपन ने ये मैक्सिमम है, बी एट सेंटर। ठीक, फिर इसके बाद में x को बढ़ा रहे हैं और x को बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या आती जाएगी बच्चों? कमी आती जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक, आप ये भी देखेंगे कि अगर x का मान अनंत हो जाए, अनंत मतलब यहाँ पे अनंत रखो, तो फिर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? तो हमने बोला यहाँ पे जैसे ही अनंत रखेंगे तो अनंत का स्क्वायर भी अनंत होता है, और अनंत में कोई भी चीज जोड़ोगे तो भी अनंत आएगा, और अनंत की घात चाहे कितनी भी हो वो भी अनंत होती है। तो कुल मिलाकर के नीचे जो है वो अनंत आ गया, और 1/अनंत बच्चों शून्य होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अनंत पर चुंबकीय क्षेत्र कितना? 0 है, उससे पहले चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं होगा। तो ये भी सवाल बनता है कि किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण कहां चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक एवं कहां शून्य होता है? तो आंसर है केंद्र पर सर्वाधिक एवं अनंत पर शून्य होता है। ठीक है, ओके। अब काम करें, ये x का मान आप प्लस का भी रख सकते हैं और माइनस का भी, क्योंकि स्क्वायर करोगे, आप स्क्वायर करोगे तो वैल्यू तो प्लस की रहेगी, है ना? अगर मैं x की जगह माइनस का 1 रखूं तो माइनस के 1 का वर्ग भी 1 ही होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्राफ इस तरफ भी चलेगा और इस तरफ भी चलेगा और एक जैसा चलेगा। ठीक, अब ये ग्राफ कैसा आएगा तो ये समझिए, ये कुछ ग्राफ ऐसा है बच्चों। कुछ इस तरीके का ये ग्राफ जाएगा। ठीक है, कम होता जा रहा है लगातार, आप देख रहे हैं, और ये आगे जाकर के अनंत पे 0 भी हो जाएगा। ठीक, यहां पर x के लिए अपन ने एक कंडीशन और देखी थी, क्या भाई? x का मान r/2 रख सकते हैं, नहीं रख सकते? रख सकते हैं ना? r/2 अगर मैं प्लस का रखूं और यहाँ पर यही r/2 अगर माइनस का रखूं, बात तो एक ही है भाई, क्योंकि वर्ग करोगे तो प्लस में ही आनी है सारी चीजें। x बराबर माइनस का r/2, ये माइनस का r/2। ठीक, तो आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाता है? तो हमने बोला यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र का इतना हो जाता है।
0.72। और अगर मैं एग्जैक्ट लिखने की कोशिश करूं तो ये वास्तविकता के अंदर 0.712 आएगा, सॉरी 716 आएगा। और फिर इसको राउंड फिगर में करते हो तो फिर 6 का इस तरफ लेकर के आओगे तो 2 आ जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट तो 0.716 है केंद्र का, लेकिन आप इसे राउंड फिगर में 0.72 याद रख सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये वाले जो बिंदु है ना बच्चों ग्राफ में, ये बिंदु, इन बिंदुओं को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तन बिंदु। P1 और P2 क्या है इस ग्राफ के अंदर? P1 और P2, इन्हें बोला जाता है बच्चों नति परिवर्तन बिंदु। ठीक, चलो ये डिस्कस करेंगे। पहले ग्राफ समझ लीजिए। ग्राफ कुछ इसी तरीके का बनेगा जैसे मैंने शेप बता रखी है। वाई अक्ष पर आप चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे और एक्स अक्ष पर आप एक्स को लिखेंगे, अक्षीय दूरी को। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लिख करके आना, आपको बता करके आना कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक है, वो लिखेंगे। और फिर ये और ये पॉइंट के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कितना है और इन बिंदुओं को क्या लिखते हैं, ये आपको लिख करके आना है अगर एग्जाम में ग्राफ आता है तो। ग्राफ किसके बीच में आएगा? अक्ष से दूरी एवं चुंबकीय क्षेत्र के मध्य ग्राफ। किसी धारावाही कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र एवं अक्षीय दूरी के मध्य ग्राफ बनाए, ऐसा ग्राफ आपका बनना चाहिए। 1 नंबर का ग्राफ आ सकता है। ठीक, अब इसके अंदर इसी ग्राफ में दूसरा पॉइंट क्या है? नति परिवर्तन बिंदुओं से क्या आशय है, आप नति परिवर्तन बिंदुओं से क्या समझते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो अब ये कैसे देखा जाएगा वो समझिए। तो आप गौर कीजिए बच्चों, इनकी खास बात क्या है नति परिवर्तन बिंदुओं की? देखो नति चेंज हो रही है, नति परिवर्तन बिंदु मतलब ऐसे बिंदु जहां ढलान चेंज हो रही है। ढलान कैसे चेंज हो रही है? तो हम बोलते हैं बच्चों जो ढलान होती है, नति मतलब ढलान हो गया एक तरीके से। ढलान पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। ये थोड़ा मैथमेटिकल टर्म हो गया एक तरीके से। तो हम बोलेंगे कि जो वक्रता है इन बिंदुओं पर P1 और P2 पर, इन बिंदुओं पर वक्रता चेंज हो जाती है। कैसे? इस P2 बिंदु से पहले मतलब 0 से लेकर R/2 तक, प्लस के R/2 तक, ये वक्रता थी प्लस की, है ना। ग्राफ की जो वक्रता थी वो कैसी थी? प्लस की थी। लेकिन इस R/2 के पश्चात ये ग्राफ की वक्रता हो जाती है माइनस की, ऋणात्मक हो जाती है। और इस बिंदु पर ग्राफ की वक्रता होती है 0, मतलब ग्राफ जो है वो रेखीय परिवर्तन दर्शाता है, एक सीधी लाइन की तरह बिहेव करता है। तो इस पॉइंट पर ही चेंज हो रहा है सब कुछ, इससे पहले प्लस का था, इसके बाद में माइनस का था, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? नति परिवर्तन बिंदु कहा जाता है। नति परिवर्तन बिंदु ग्राफ पर उपस्थित वे बिंदु हैं जिनके एक तरफ ग्राफ की वक्रता धनात्मक एवं दूसरी तरफ ग्राफ की वक्रता ऋणात्मक होती है। इन बिंदुओं पर ग्राफ की वक्रता 0 हो जाती है, अर्थात ग्राफ में रेखीय परिवर्तन होता है। ये बिंदु क्या कहलाते हैं? नति परिवर्तन बिंदु कहलाते हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब देखो बच्चे मोस्टली पूछते हैं कि सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होती है। देखिए बच्चों, हालांकि आपके कोर्स का ये कोई टर्म नहीं है, लेकिन इस चीज को अगर हम समझें, ऐसा ग्राफ है ना, ठीक, तो आप गौर कीजिए, अगर मैं हर एक पॉइंट पे लंब बनाने की कोशिश करूं, समझना इस चीज को, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैंने नॉर्मल खींचा, ऐसा जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल खींचा, ऐसा जाएगा। इस पॉइंट पे नॉर्मल ऐसा जाएगा। इस पॉइंट पे नॉर्मल ऐसा जाएगा। नॉर्मल मतलब लंब। आप गौर कीजिए, एक तरफ नॉर्मल इस तरफ जा रहा है, एक तरफ नॉर्मल इस तरफ जा रहा है, परिवर्तन आ रहा है नॉर्मल में। ठीक है, तो आप गौर करेंगे कि ये भिड़ भी रहे हैं। जहां पर नॉर्मल मतलब लंब इस तरह की तरीके का परिवर्तन शो करते हैं जिनमें उनकी दिशाएं परिवर्तित दिखाई देती हैं,
ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये ऋणात्मक वक्रता है। जबकि अगर आप यहाँ पर बीच में देखेंगे तो बीच के अंदर ये रेखाएं समांतर हैं, मतलब सीधी रेखा के अंदर परिवर्तित आ रही है ना। ये नॉर्मल जो है आपको समांतर दिखाई देगा, तो ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ वाला, हम कह सकते हैं कि ये रेखीय परिवर्तन को प्रदर्शित करता है ना, सीधी रेखा की तरह। जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो इस सतह के लंबवत बाहर की ओर जा रहा है, भिड़ भी नहीं रहे। ठीक है, ये सदैव बाहर की ओर है, यहाँ पर अंदर की ओर आ रहे हैं और एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जबकि जब नॉर्मल इस तरीके से एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है, तो ये वाला भाग कैसा है, धनात्मक परिवर्तन का, ये वाला भाग ऋणात्मक परिवर्तन का, और ये बीच वाला भाग रेखीय परिवर्तन का। ठीक, हालांकि ये कोर्स का काम नहीं है, ये जब हायर मैथमेटिक्स आप कभी पढ़ोगे तो फिर आपको ये चीज समझ में आएगी, लेकिन अभी इस चीज को छोड़ दीजिए। ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए कि नति परिवर्तन बिंदुओं के लिए x का मान, समझना अब मैं इनके गुण की बात कर रहा हूं, जब x का मान कम होता है किससे, r/2 से, r/2 से कम ही है, इस तरफ है। ठीक, और यहां पर अगर आप देखें तो x का मान ज्यादा होना चाहिए किससे, माइनस के r/2 से। तो जब x का मान माइनस के r/2 से प्लस के r/2 के मध्य होता है, उस केस के अंदर यहां पर परिवर्तन आता है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जब x का मान r/2 से कम होता है, उस केस में ग्राफ की वक्रता कैसी है, धनात्मक है। और जब इसी x का मान ज्यादा होता है किससे, प्लस के r/2 से, प्लस के r/2 से मतलब आगे की ओर। ठीक, तो हम बोलते हैं ग्राफ की वक्रता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। और जब x का मान प्लस माइनस का r/2 होता है, जब ग्राफ की वक्रता जो होती है वो कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है, पहला। ठीक है, दूसरा इनका गुण, अगर यहां पर वक्रता शून्य हो गई मतलब जो ढलान है वो रेखिक परिवर्तन को दर्शा रही है। अगर रेखिक परिवर्तन है तो रेखीय लाइन क्या होती है, y बराबर mx प्लस c, जहां m एक निश्चित प्रवणता होती है ना। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ की प्रवणता की बात करूं, ठीक, वो क्या होती है, dy/dx, dy, y के ऊपर कौन है, b है, db डिवाइडेड बाय dx, x पर कौन है, x ही है। तो db/dx की अगर हम बात करें, है ना, चुंबकीय क्षेत्र का x के सापेक्ष में परिवर्तन, तो इन बिंदुओं पर वो कैसा आता है, नियत, m का मान नियत ही होगा, तभी तो रेखीय लाइन है भाई। तो ये नियत है। चलिए, अगर मैं इसका दूसरी बार क्या करूं, अवकलन करूं, d²b/dx², तो एक नियत राशि का ही तो अवकलन किया, इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, d/dx इंटू db/dx, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बच्चों, है ना, इसका वापस से अवकलन हो रहा है। तो ये था क्या, नियत था, और नियत का वापस से अवकलन करोगे तो कितना आएगा, 0। ये नति परिवर्तन बिंदुओं की खास बात। और तीसरी खास बात क्या है नति परिवर्तन बिंदुओं की, कि किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के लिए दो नति परिवर्तन, उसमें दो ही नति परिवर्तन बिंदु हैं, इनके मध्य की दूरी कुंडली की त्रिज्या के बराबर होती है। गौर करो, x से ये वाली दूरी कितनी, r/2, x से ये वाली दूरी कितनी, r/2, तो ये टोटल P1 और P2 के मध्य की दूरी कितनी हो गई, r/2 प्लस r/2, मतलब r हो गई है। तो दो नति परिवर्तन बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, कुंडली की त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक, फिर ये आप लिख कर क्या होगे कि यहाँ पर वक्रता, ये ध्यान रखिए, ये क्या है, यहाँ पर वक्रता धनात्मक, यहाँ ऋणात्मक, और फिर नति परिवर्तन बिंदुओं पे वक्रता शून्य होती है। फिर वहां पर ग्राफ की प्रवणता जो है वो क्या होती है, नियत होती है, इसीलिए फिर उसका द्वितीय अवकलन जो होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए। और दो नति परिवर्तन बिंदुओं के मध्य की दूरी कुंडली की त्रिज्या के बराबर होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये ग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कौन सा है, नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इनको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, है ना। चलिए, अब इसके आगे की बात समझते हैं। ये ग्राफ इतना ही था, कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से।
अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वो है हेल्म हॉल्टज कुंडलियां, हेल्म हॉल्ट्ज कॉइल। हेल्म हॉल्टज कुंडली। हाँ भाई, ये क्या चीज होती है वो समझिए बच्चों। देखो, ये दो समाक्षीय कुंडलियों का युग्म है। समाक्षीय मतलब ऐसी कुंडलियां जिनका अक्ष क्या हो, समान हो। देखो, जब मैं 12वीं में था तो मेरे को हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है, जबकि ये था बहुत इजी। क्या है ये चीज, समझिए। ये एक वृत्ताकार कुंडली है ना, एक वृत्ताकार कुंडली। और ऐसी दूसरी, ऐसी की ऐसी एक और दूसरी कुंडली होनी चाहिए, उतनी ही त्रिज्या की दूसरी कुंडली, ठीक है। और इन दोनों कुंडलियों की त्रिज्या समान है, एक जैसी कुंडलियां हैं, और दोनों का अक्ष समान है। अक्ष समान है मतलब दोनों के केंद्र को अगर मिलाएं तो एक सीधी रेखा जानी चाहिए, ये अक्षीय रेखा जानी चाहिए, ठीक है। दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी, ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, तो दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी कुंडली की त्रिज्या के तुल्य होनी चाहिए। तो मतलब ये वाली दूरी भी आर होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं जब 12th में था तो मैं ये सोचता था कि एक कुंडली ये, एक कुंडली ये, तो इसकी यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या आर, इसकी यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या आर, और बीच में ये कुछ ना कुछ दूरी होगी, ठीक। तो ये आर और ये आर तो 2r हो गई, और इसको भी मैं अगर आर मान लूं तो ये तो 3r हो गई। फिर तो ये डेफिनेशन गलत है, ठीक है, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कुंडलियां रखी हुई कैसी हैं, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो जाती है, जो हमारे समझने की भूल है, जो मैं कर रहा था, लेकिन आप ये भूल न करें। देखिए, मेरे पास में दूसरा कड़ा नहीं है, ये अगर आपको दिखाई दे रहा है वृत्ताकार कुंडली, अपन इसी को मान के चल रहे हैं हर बार, ठीक। तो एक वृत्ताकार कुंडली ऐसी मान लीजिए, ठीक, इसके ऊपर एक और वृत्ताकार कुंडली मैं ऐसे रख लूं, यूं समझना, मेरा ये जो अंगुलियां आपको दिखाई दे रही होंगी ऐसी, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे रख लूं तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्या के बराबर हो सकती है। ये कुंडलियां ऐसे नहीं रखी हुई हैं, ये कुंडलियां ऐसे नहीं रखी हुई हैं बच्चों, ठीक है। ये कुंडलियां कैसे रखी गई हैं, एक ऐसी है, ठीक है, और इसके ऊपर एक और रख दी ऐसे, तो फिर तो आप आसानी से ये दूरी क्या है, त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, एक कुंडली को ऐसे रखो और इसके जस्ट ऊपर एक और कुंडली को रख दीजिए, ऐसा है ये, ठीक है। ऐसे दो गोले नहीं बनाए हुए सामने, एक गोला ऊपर है एक गोला नीचे है, कुछ इस तरीके का, एक वृत्त ऊपर एक वृत्त नीचे, कुछ इस तरीके की बनाई गई है ये कुंडलियां, है ना। चलिए, तो ये दो वृत्ताकार कुंडलियां हैं, दोनों का अक्ष समान है, दोनों की त्रिज्या समान है, और दोनों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, और समान परिमाण की, समान परिमाण की मतलब अगर इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें भी क्या है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसी कुंडलियों का युग्म क्या कहलाता है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स कहलाता है, हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कहलाता है। तो परिभाषा समझे, दो समान, दो समाक्षीय एवं एक समान वृत्ताकार कुंडलियां, दो समाक्षीय एवं एक समान वृत्ताकार कुंडलियां, जिनमें समान परिमाण की विद्युत धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है, तथा जिनके केंद्रों के मध्य की दूरी एक कुंडली के त्रिज्या के तुल्य होती है, हेल्महोल्ट्ज कुंडली कहलाती है। वापस से बोल रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, क्या भाई, दो समाक्षीय वृत्ताकार कुंडलियों का युग्म, एक समान कुंडलियों का युग्म, जिनमें समान परिमाण की धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है, तथा दोनों कुंडलियों के केंद्रों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्या के तुल्य होती है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स कहलाती हैं, कुंडली कहलाती है। फिर ये कुंडली बनाई क्यों भाई, किसके मन में आ गई ऐसी कुंडली बनाने का,
तो ये कुंडली बच्चों एक समान एवं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए बनाई गई है ना। इन कॉइल्स के बीच में, इन दोनों कुंडलियों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र लगभग समान होता है तथा ज्यादा होता है, परिमाण में ज्यादा होता है। इसलिए किसका उपयोग किया जाता है? हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स का उपयोग किया जाता है। ये पूछा जाता है हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स का उपयोग क्या है, या फिर इस सवाल को और कैसे लिख सकते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए किसी एक युक्ति का नाम लिखें। वैसे अपन और भी युक्ति पढ़ेंगे, एक परिणालिका भी आएगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स की सहायता से एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों आंसर को आप थोड़ा तरीके से समझिए। फिर अब ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा वो समझिए। तो मैं कुछ ऐसा मानूं, ये अक्षीय दूरी हो जाएगी है ना, इसको अक्षीय दूरी मान लेते हैं। फिर इसका केंद्र ये है और इसका केंद्र ये है। अब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र समझिए, ऐसा, और इसके कारण मतलब इस वाली कॉइल के कारण चुंबकीय क्षेत्र ऐसा। यूं ये दोनों बराबर हाइट में ले लीजिएगा, मेरे को थोड़ी सी ये कम दिख रही है ना, इसको थोड़ा ऊपर ले लीजिएगा। ठीक, चलो जैसा भी है। तो आप गौर कीजिए, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर है ये। लेकिन आप यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो एक चुंबकीय क्षेत्र ये और एक चुंबकीय क्षेत्र ये, तो ये शायद आंकड़ा यहाँ पर पहुंच गया होगा। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो एक तो ये और एक ये आंकड़ा शायद यहाँ पर पहुंच गया होगा। ठीक, इसी तरीके से आप इसको भी जोड़ेंगे ना, इतना दो बार जुड़ेगा तो इतना दो बार जुड़ेगा तो ये वापस फिर आ जाएगा। आपको देखने को मिलेगा कि बीच में चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसा है, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों के बीच में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र एक कुंडली के केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र से भी क्या होता है, ज्यादा होता है बीच में, और लगभग एक समान होता है। ठीक है, आप देखेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है वो r/2 है, जहां पर ये काट रहा है ना, ये पॉइंट कौन सा है बच्चों, r/2। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट अगर मैं देखूं तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की टोटल दूरी कितनी होनी चाहिए, r होनी चाहिए। तो फिर ये बीच वाला पॉइंट क्या होगा, r/2 के ऊपर ही आएगा। सिंपल सी बात थी। ठीक, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। तो मैं r/2 पे एक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालूं और उसका क्या कर दूं, दुगना कर दूं। ठीक है, तो मेरे को क्या प्राप्त होगा बच्चों, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। ठीक, क्योंकि दोनों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, एक समान है। दोनों में धारा ऐसे जा रही थी, तो इसके कारण अगर कुंडली ऐसे रखी हुई है, समझना, अगर ऐसे रखी हुई है तो अपने बोला एक के कारण चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ, दूसरे कारण भी चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र एक सीधी लाइन में केंद्र से गुजरता हुआ एक सीधी लाइन में आपको देखता हुआ मिलेगा। ठीक है, चलिए तो काम करते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन बोलेंगे कि किसी एक वृत्तीय कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, किसी एक वृत्तीय कुंडली के कारण x बराबर r/2 पर क्या बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा। तो ये तो अपन निकाल चुके हैं, तो अपन ने लिखा B1 लिख लेते हैं पहली कुंडली के लिए। ये कितना हो जाएगा, μ0 Ni/r² डिवाइडेड बाय 2r² प्लस x² की घात कितनी, 3/2, जहां x का मान कितना होना चाहिए, r/2 होना चाहिए। तो आप ऐसा लगा करके लिख दिए, जहां x बराबर कितना है, r/2, प्लस माइनस का r/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप में आप x का मान कितना रखेंगे, r/2 रखेंगे। x का मान r/2 रखते ही ये क्या हो जाएगा बच्चों, वो देखिए, तो हमने लिखा μ0, ये सॉल्व कर चुके हैं, Ni डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ रहा था, 5√5 आ रहा था, नहीं आ रहा था, और यहाँ पर क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, और यहाँ पर आ रहा था। मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ, आप ये चीज सॉल्व करके लिख सकते हैं। फिर आपको याद हो तो इसको 2/2 से गुणा किया था,
2/2 से गुणा करने पर ये आ गया था 8/5√5, और ये वाली चीज आई थी μ0 Ni/2r। बताओ भाई आ रहा था नहीं आ रहा था? आ रहा था। और इसको अपन ने क्या बोला था? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। वो वाली डेरिवेशन दिखना जिसके अंदर अपन ने r/2 रखा है ना? लास्ट वाला वीडियो देखो एक बार के लिए। ठीक, तो आप ये देखो कि ये वाली चीज केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र थी, और इसको सोल्व करके अपन ने कितना लिखा था? 0.72। जो मैंने अभी बताया था कि ग्राफ में अगर एग्जैक्ट लिखेंगे तो 0.716 है, और ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इसे बी एट सेंटर लिख सकते हैं। ये आएगा किसी एक कुंडली के कारण। ठीक, अब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, अतः हेल्महोल्ट्ज कुंडली के मध्य परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा, हमने लिखा बी रिजल्टेंट। एक ही दिशा थी तो पहली कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्लस दूसरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और ये दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में समान है और दिशा में भी समान है, तो B1 + B1, इसका मतलब 2B1। तो इस वाली चीज को किससे गुणा कर दें? 2 से गुणा कर दें। इसको 2 से गुणा करो, कितना आएगा? 1.432। इसको 2 से गुणा कर दें एट सेंटर। मैं आपको यही तो बता रहा था कि किसी भी एक कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र से ज्यादा प्राप्त होगा। ज्यादा प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, यही तो बोल रहा था मैं। चलिए, तो ये बात ध्यान में रखिए। हेल्महोल्ट्ज कुंडली दो समाक्षीय वृत्ताकार कुंडली, एक समान वृत्ताकार कुंडलियों का युग्म होता है जिनमें समान परिमाण की धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है, तथा जिनके केंद्रों के मध्य की दूरी क्या होती है? कितनी? r, एक कुंडली के त्रिज्या के बराबर होती है। ये ध्यान में रखेंगे। फिर इसके बाद में क्या ध्यान में रखना है? इनका उपयोग एक प्रबल एवं एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिर ये वाला डेरिवेशन, आप चाहें तो इस डेरिवेशन को बढ़ा सकते हैं, x की जगह मान रखो r/2, फिर इसको सॉल्व करते करते यहां तक लेकर आओ, फिर उसको वापस से सॉल्व करके, ये तो ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये क्या था? हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स था। ठीक, एक क्वेश्चन और आता है कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स के लिए नति परिवर्तन बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो ये ध्यान में रखो। अब इसका नति परिवर्तन बिंदु कहां पर है? यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ऐसा हो गया, तो आप देखोगे तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ऐसा जा रहा है, यू और फिर यू। तो इनके नति परिवर्तन बिंदु अगर आप देखोगे तो P1 यहाँ पर है और P2 यहाँ पर है। ठीक, यहां से लेकर यहां तक की दूरी r/2, फिर यहां से लेकर यहां तक की दूरी r, फिर ये वाली दूरी r/2। तो गौर करो, r/2 प्लस r प्लस r/2 टोटल कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। ये ध्यान में रखना। तो हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के लिए नति परिवर्तन बिंदुओं की दूरी कितनी होती है? 2r होती है, जबकि एक कुंडली के लिए कितनी होती है? r होती है। ये ध्यान में रखिएगा, सवाल में पढ़ लीजिएगा कि एक कुंडली के लिए नति परिवर्तन बिंदुओं के मध्य की दूरी बोल रहा है या हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के लिए नति परिवर्तन बिंदुओं के मध्य की दूरी बोल रहा है। ये थोड़ा समझने लायक बात थी। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही था, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करो बच्चों, और लाइक्स लगातार करते जाओ। हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।